अपनी हिंदी माध्यम का सामाजिक विज्ञान विषय पाठ 10 वायुदाब और पवन पढ़ाने जा रहा हूँ। वायुदाब, वायुदाब क्या है हम इसको पहले जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु है। पृथ्वी के चारों ओर वायु है। जब वायु धरातल पर क्षैतिज दिशा में चलती है तो वह पवन कहलाती है। पछुआ हवाएं और मानसून हवाएं पवन के उदाहरण हैं। जब वायु स्थिर हो या धरातल से आकाश की ओर या आकाश से धरातल की ओर लंबवत चलती है तो वह वायु कहलाती है। वायुदाब से आशय हम पढ़ेंगे आज। पहला बिंदु है वायुदाब से आशय। वायुदाब से क्या अर्थ है इसको हम जानेंगे। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे वायु में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिसका अपना स्वयं का भार होता है। छात्रों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण वायुदाब का और भार का बताता हूँ। हम पहले गुब्बारे को ले लेते हैं। गुब्बारा जो है पिचका हुआ रहता है और उसका वजन करते हैं। वजन करने के बाद उसको हम फुलाते हैं और फिर उसका वजन करते हैं। तो देखिए आपको ये समझ में आएगा, वायुदाब के कारण गुब्बारा फैलता है और उसका वजन, वायु के वजन भी होता है, भार भी होता है, तो भार वजन बढ़ जाएगा। छात्रों, इसको हम घर में भी करके देख सकते हैं। धरातल पर या सागर तल पर वायु का यह भार वायुदाब कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण जो दबाव डालता है उसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है। फिर से मैं कह रहा हूँ, वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार है। वायुदाब जानने के लिए वायुदाब मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुदाब मापी यंत्र के द्वारा वायुदाब को मापा जाता है और इसकी इकाई जो है, इसकी यूनिट जो है मिलीबार कहलाती है। वायुदाब को अब कौन कौन प्रभावित करता है इस चीज को हम देखेंगे। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी पृथ्वी पर वायु का दाब सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। सागर सतह पर वायु का दाब अधिक होता है। समुद्र सतह पर वायुमंडलीय दाब 1013 मिलीबार के बराबर होता है। वायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। समुद्र सतह से ऊंचाई। हम कोई भी माप करते हैं जो समुद्र से ही करते हैं। पृथ्वी का कोई भी माप अगर किया जाता है ऊंचाई का, तो वह समुद्र की सतह से, समुद्र से किया जाता है। सागरीय स्तर पर वायु, अब हम देखते हैं कि समुद्र सतह से ऊंचाई पहला बिंदु है। वायुदाब का पहला बिंदु है। प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक का पहला बिंदु है समुद्र सतह से ऊंचाई। सागरीय तल पर वायुमंडल का भार सर्वाधिक होता है, लेकिन सागरीय सतह से ऊंचाई बढ़ने पर हवा का भार कम होता जाता है। हम आगे भी पढ़ेंगे और हम पूर्व में भी बता दें कि जितना हम पहाड़ों पर, पर्वतों पर चढ़ते जाएंगे वहाँ वायु का दबाव कम होता चला जाता है। जितना हम नीचे जाएंगे, डीप में गहराई पर जाएंगे, उतना वायु का दबाव अधिक होगा, लेकिन वहाँ वायुमंडल होना आवश्यक है। इसलिए पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाइयों पर वायु का दबाव कम होता है। हमारे शरीर के अंदर का दबाव अधिक होता है और अगर हम गैस सिलेंडर लेके नहीं जाएंगे तो हमारे नाक से खून बहने लगेगा और ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। तापमान दूसरा है बिंदु इसमें प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान है। तापमान के बढ़ने पर हवा फैलने के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे वायु का भार कम हो जाता है। इसके विपरीत तापमान कम होने पर वायु का भार अधिक होता है और वायुदाब अधिक हो जाता है। उपरोक्त कारणों से पृथ्वी का घूर्णन, जलवाष्प भी वायुदाब को प्रभावित करते हैं। अब वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी हैं? पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण समान नहीं है। पृथ्वी पर वायुदाब सामान्यतः दो प्रकार से व्यक्त होता है। पहला है उच्च वायुदाब माने अधिकतम वायुदाब और दूसरा है निम्न वायुदाब माने कम वायुदाब। गर्म वायुदाब कम और ठंडी वायुदाब अधिक
में दाब अधिक रहता है। धरातल पर वायुदाब की 4 पेटियां हैं। भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां। अब हम अगले बिंदु को पढ़ेंगे, पवन। पवन क्या है? जब हवा क्षैतिजी चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। हवाएं अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। पवन की गति को वेगमापी यंत्र द्वारा जाना जा सकता है। पवन दिशा को दिक्सूचक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। हवाओं के चलने की दिशाएं फैरेल के नियम के अनुसार निर्धारित होती हैं। फैरेल क्या है? फैरेल एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पवन को मापने का यंत्र बनाया और पवन की दिशा को जानने की बातें हमको बताई। महान वैज्ञानिक फैरेल ने यह नियम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं एवं सागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पवन के कौन कौन से प्रकार हैं? स्थानीय पवनें, सामयिक पवनें, स्थानीय पवनें एवं अन्य पवनें। स्थानीय पवनों में व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें हैं। सामयिक में मानसूनी पवनें हैं। स्थानीय पवनें में जल समीर एवं थल समीर, चक्रवात, और अन्य पवनों में चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं। इसका सारांश हम आपको बता रहे हैं। पवन की दिशाएं फैरेल के नियम के अनुसार निर्धारित होती हैं। पवनों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसको हम आपको बता चुके हैं। स्थायी पवनें, अब हम स्थायी पवनों के पढ़ेंगे। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें स्थायी या अथवा प्रचलित पवनें कहा जाता है। स्थायी पवनों के 3 प्रकार हैं: व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें एवं ध्रुवीय पवनें। सामयिक पवनें इसका पवन का दूसरा प्रकार है। पवन का दूसरा प्रकार है सामयिक पवनें। इसमें मानसूनी पवनें आती हैं। वे पवनें जो वर्ष में किसी निश्चित समय अथवा ऋतु में चलती हैं, ये पवनें हैं सामयिक पवनें। जिनकी दिशाएं निश्चित होती हैं उन्हें सामयिक पवनें कहा जाता है। सामयिक पवनों का सबसे अच्छा उदाहरण है मानसूनी पवनें। मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसको हम जानेंगे। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य मौसम से होता है। किसी विशेष मौसम में चलने वाली हवाओं को मानसूनी पवनें कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। इस कारण ये पवनें 6 माह में दिशा परिवर्तन करती रहती हैं। इन पवनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें, शीतकालीन मानसूनी पवनें। अब स्थानीय पवनों के 2 प्रकार हैं: जल समीर एवं थल समीर। स्थानीय पवनें क्या हैं? किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। गर्मी में अपने यहाँ लू चलती है और ये क्षेत्र एक निर्धारित क्षेत्र है, एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर लू चलती है। सभी जगह लू नहीं चलती हैं। यह स्थानीय पवनों का एक उदाहरण है, छोटा सा। यह गर्म और शुष्क होती हैं। इनके कष्टप्रद होने के कारण ही लोग बीमार हो जाते हैं। दिन तथा रात्रि के समय जल थल गर्म अथवा ठंडा होने पर इन स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। जल समीर। अब जल समीर क्या है हम इसको देखेंगे। दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। अतः जल से स्थल की ओर ये पवनें चलने लगती हैं। इन्हें जल समीर कहा जाता है। इसका ठीक उल्टा थल समीर होता है। यह थल से जल भाग की ओर चलती हैं। इन्हें थल समीर कहते हैं। अब अन्य पवनों में हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार गतिशील पानी में भंवर पैदा होती है, उसी प्रकार वायु में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इनकी गति एवं दिशा अनिश्चित होती है। थोड़े से समय के लिए चलते हैं चक्रवात, जिससे इन्हें परिवर्तनशील पवनें कहा जाता है। चक्रवात। जब कोई क्षेत्र वायुदाब का केंद्र बन जाता है तो उसके चारों ओर अधिक दबाव वाले क्षेत्रों से हवाएं
केंद्र की ओर चलने लगती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। अब हम पृथ्वी चक्रवात को देखते हैं। चक्रवात के विपरीत इसमें केंद्र में अधिक वायु दाब हो जाता है तथा चारों ओर बाहरी क्षेत्रों में कम वायु दाब होने के कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, जिन्हें पृथ्वी चक्रवात कहते हैं। छात्रों, अब अंत में गृह कार्य के प्रश्न सुनेंगे। पहला प्रश्न है, वायु दाब मापी यंत्र का क्या उपयोग है? वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? स्थानीय पवनों के प्रकार लिखिए। स्थानीय पवनों के प्रकार लिखिए। ये प्रश्न फिर से मैं पुनः रिपीट करता हूँ। वायु दाब मापी यंत्र का क्या उपयोग है? वायु दाब को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए। स्थानीय पवनों के प्रकार लिखिए। अब प्रश्न नंबर चौथा है, फैरेल का नियम क्या है? फिर से सुने प्रश्न नंबर चौथे को। फैरेल का नियम क्या है? अब हम अगले पाठ को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।